वीडियो में से अप्रॉक्सीमेटली 2-3 का पेपर आएगा ही, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया है। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कई एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिटिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, बिल्कुल जी। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेटिंग द डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन द फिक्स एसेट्स इन द कंट्री। ठीक है जी, मैनेजमेंट ऑडिटिंग का पार्ट नहीं है इन्वेस्टिगेट करना डेप्रिसिएशन मेथड को, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आइडेंटिफाई करना, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रिव्यू करना। ये सभी पार्ट है मैनेजमेंट ऑडिटिंग के प्रोसेस के। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज असर्शन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंटेन सम कर्व आउट्स, बिल्कुल जी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ ना कुछ कर्व आउट्स हैं। एंड फॉर द कन्वर्जन्स विद IFR एंड सो ऑन चेंजेस अप्लाइड इन इंडिया, बिल्कुल जी। रीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared in India with Indian accounting statements will not be IFRS compliant, बिल्कुल जी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीज़न दिया है वो इसका वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेट कॉस्ट के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? देखिए जी, पहले ही आंसर सही है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग स्टडीज़, बिल्कुल जी। साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग स्टडीज़ पे बेस्ड है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एस्टिमेटेड कॉस्ट बेस्ड है जी हिस्टोरिकल बेसिस पे। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बिल्कुल इजी है। आपने मैथ्स में भी किया होगा और अपने अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स में तो किया ही है। ABC आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है जी। उनकी पुरानी रेशियो है 4:3:2। उन्होंने डी को पार्टनरशिप में लिया और अपना 1/8 शेयर दे दिया और पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपसे हो पाएगा तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले यही डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है जी। चलिए जी आगे। प्रॉफिट के रिगार्डिंग कौन सा कंसेप्ट बिल्कुल सही है? ठीक है जी। फर्स्ट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ए सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर, बिल्कुल जी। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? टोटल है रेवेन्यू का ओवर एंड अबव ऑल पेड आउट कॉस्ट्स, जितने भी हमारे खर्चे हैं उसके बाद जो हमारे पास बचता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस के बाद जो हमारे पास रेवेन्यू बचता है वो हमारा प्रॉफिट रहता है। ठीक है जी। सेकेंड इज इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट इज रेजिड्यू लेफ्ट after all contractual costs have been met, including the transfer cost of management, insurable risk, depreciation and payment to shareholders sufficient to maintain the investment at its current level. So इसका आंसर आएगा बच्चे ऑप्शन ए। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये आपकी पहली ही रिवीजन है। जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तो ये आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? फर्स्ट इज एनी ट्रांजैक्शन इवेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी वैल्यू, बिल्कुल जी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अगर वो मनी नेचर का नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ये एक लिमिटेशन हो जाता है। सेकेंड इज एज पर दिस कंसेप्ट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट इट्स मनी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अकरेंस। जिस दिन इवेंट और ट्रांजैक्शन हुई है उसी दिन की वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट चेंजेस आते हैं उसे हम इग्नोर करते हैं। ठीक है जी। सो इसका आंसर आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है डियर। क्वेश्चन नंबर 7, according to which of the following concept fixed assets are depreciated over their useful life rather than shorter period on the expectation of the early liquidation? किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या किस कंसेप्ट के प्रिंसिपल के वेस्ट हम ये कहते हैं कि डेप्रिशिएशन को हम एसेट्स की यूज़फुल लाइफ पे ऊपर ही हम डेप्रिशिएट करते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं करते। हम ये नहीं मान के चलते कि ये वाला एसेट छेती ही लिक्विडेट हो जाएगा। गोइंग कंसर्न हम हमेशा यही मान के चलते कि हमारी जो फर्म है वो कंटिन्यू चलेगी इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। 3 अकाउंट है हमारे पास, नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। चलो लिस्ट 2 पे आ जाओ। फर्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। आपको पता है नॉमिनल का नेचर है जी, हम डेबिट कर देंगे सभी इनकम, डेबिट कर देंगे हम एक्सपेंसेस को एंड क्रेडिट कर देंगे हम इनकम को। सो ये आ जाएगा सी। नॉमिनल के सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है जी। रियल अकाउंट के सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रॉपर्टी एंड एसेट्स और कैश वगैरह के साथ रिलेट करता है। पर्सनल अकाउंट हो जाता है जो पर्सन्स और इंडिविजुअल से रिलेटेड है। ठीक है जी। ये मैच द फॉलोइंग था। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट में हम स्टॉक को किस प्राइस और किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे भी कर सकते हैं, मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हैं, लेकिन उस पे करेंगे जिसकी वैल्यू बहुत दोनों में से कम होगी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10। देखो हमने 10 क्वेश्चन कर भी लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? पहली बात, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चे वो खर्चा होता है जो कंपनी करती है जिसका बेनिफिट उसे 3 से 5 सालों के लिए मिलेगा। लाइक एडवर्टाइजमेंट हम बार बार नहीं करते, हम हैवी एडवर्टाइजमेंट एक आधी बार ही करते हैं कंपनी को प्रमोट करने के लिए, उसमें बहुत पैसा खर्चा आ जाता है। सो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहने वाला है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है जैसे कि कंपनी शुरू होने से पहले जो हम छोटे खर्चे करते हैं और लेकिन उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग समय के लिए मिलता है। सो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बी है राजे, जो खर्चा हमने बिजनेस को एक जगह से दूसरी कन्वीनियंट जगह पे लेके जाने के लिए किया है, ये भी हैवी एक्सपेंडिचर है। लेकिन ऑप्शन डी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर हम करंट पीरियड के लिए करते हैं। दिस इज़ ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जी रिपीट हो गया आज वाली वीडियो से नहीं, पिछली वीडियो में मैंने करवाया था कि किस चीज़ पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। एसेट विच डज नॉट रिक्वायर प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। आंसर आ जाएगा जी, सभी को आता है लैंड। क्यों? अब कारण क्या है? क्योंकि लैंड की लिमिटेड यूजफुल लाइफ नहीं होती बच्चे, लैंड इज़ फॉर अनलिमिटेड यूजफुल ऑफ लाइफ। ठीक है जी। सो लैंड इज़ एन एसेट विच डज नॉट रिक्वायर द प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। चलो जी, नेक्स्ट है जी अकोमोडेशन बिल्स आर जनरली फॉर। अब हमें अकोमोडेशन बिल्स, पहली बात तो अकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी पार्टी को फंड की ज़रूरत होती है तो वो एक अकोमोडेशन बिल तैयार करती है जिसमें कोई भी ट्रेड के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए होता है। ठीक है जी। जब मान लीजिए एक पार्टी को पैसों की ज़रूरत है तो वो एक ऐसा बिल राइज करते हैं कि दोनों ही पार्टीज़ का फ़ायदा हो। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर द म्यूचुअल फाइनेंशियल अकोमोडेशन। ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में। ठीक है जी। उसके बाद है वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ आल्सो नॉन एज। अब वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? वर्टिकल एनालिसिस एक्सप्रेस करता है कि जो हर आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एज ए % ऑफ टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक
इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें हर एक आइटम हमें एज ए % ऑफ टोटल दिखाई गया। इसे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसे हम और क्या कहते हैं। इसे हम डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं और स्टैटिक भी बोलते हैं। इसका आंसर आ जाएगा जी, आंसर ऑप्शन 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 डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द पेमेंट ऑफ प्रोमाइजरी नोट इज मेड बाय। अब प्रॉमिस नोट कह लीजिए, प्रोमाइजरी नोट कह लीजिए, ये क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है पे करने के लिए कुछ अमाउंट। ठीक है जी। पेमेंट कौन करता है? पेमेंट करता है जी मेकर। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है जी, ऑन द अर्ली रिटायरमेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज हु सफर्स द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात तो बिल को बेचारे को रिटायर क्यों कर दिया, जल्दी रिटायर क्यों कर दिया? जब भी ड्रॉयर के पास आकर बोलता है कि जी मेरे पास अभी इतने पैसे हैं कि मैं आपका बिल यानी कि आपकी अमाउंट मैच्योरिटी डेट से पहले आपको पे कर दूं, तो वो कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है। ड्रॉयर डिस्काउंट ऑफर करता है, लेकिन उसे लॉस भी हो रहा होता है डिस्काउंट, क्योंकि उसे डिस्काउंट देनी पड़ रही है। ठीक है जी। डिस्काउंट भी दे रहा है और पेमेंट भी ड्यू डेट से पहले ही रिसीव कर रहा है। ठीक है जी, ड्रॉय से। सो क्वेश्चन में भी यही पूछा है, ऑन अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हु सफर द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आंसर ए, यानी कि ड्रॉयर को बहुत लॉस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, एवरीथिंग ए फर्म ओन्स इज आल्सो ओज आउट टू समबडी। ठीक है जी। दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन बाय, आपको पता ही है जी, ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट इंडिकेट करता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो दो अलग अलग इम्पैक्ट होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स को हम रखते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमने कुछ कैश इन्वेस्ट किया है, कैश डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा एसेट भी बन रहा है। ठीक है जी। लोन भी राइज हो रहा है। सो इस यानी कि एक ट्रांजैक्शन का बिजनेस के ऊपर जब डबल इफेक्ट पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं जी ड्यूल एस्पेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, ग्रॉस ब्लॉक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द ग्रॉस ब्लॉक? वैसे ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है जितनी भी ओरिजिनल वैल्यू है फिक्स एसेट्स की, उनका सभी का सम। ठीक है जी। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट। ठीक है ना जी। नेक्स्ट है जी, आपको पता ही है कि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इनमें से एक के बारे में पूछा है इन्होंने। चलिए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग प्राइमरली डील विद प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग। डबल पी, प्रोसेस एंड प्रेजेंट। प्रोसेस एंड प्रेजेंट करना अकाउंटिंग डाटा को इंटरनल यूज़ के लिए, दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ के साथ डील करती है? प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग डाटा फॉर द इंटरनल यूज़। ठीक है राजे। नेक्स्ट है जी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द टर्म्स ऑफ। पता ही है, हमने पहले भी किया है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है इन द मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक। नेक्स्ट है जी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिलेक्टेड। जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो चेंज हो सकता है अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं तो। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए सभी ऑप्शंस कर लेते हैं। द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिलेक्टेड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। क्या सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या चेंज कर सकते हैं जब हम चाहें? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस क्रिएट हुआ है तभी हम चेंज करेंगे। चलिए वीडियो को ख़त्म भी हो गया और पीछे से डिस्टर्बेंस आना भी शुरू हो गया है। गांव से हैं, काम चल रहा है पीछे कंस्ट्रक्शन का। तो चलिए जी द एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बाय बाय।